नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी हमारे भाई बहन हैं वो तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 की, तो उनके लिए हम एक सीरीज़ चला रहे हैं। जो आज के जो पहला ये रहेगा हमारा वीडियो रहेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको पूरे करवाने वाले हैं, चाहे वो 2019 के हों या 2015 के हों, पूरे हम आपको करवा देंगे। शुरुआत 2019 से कर रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस के, हम पूरा आपको करवाने वाला है। ये जो पेपर रहेगा आपका 2 फरवरी 2019 को जो पेपर हुआ था, सेम उसी के क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, आपको मैं बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक पड़ा, तो आप उस पर जुड़ जाइएगा। आपको इसका पीडीएफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत होती है तो नीचे ही डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उसको मैसेज कर दीजिएगा। कॉलिंग नहीं कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप कॉलिंग कर दीजिएगा, तो कोई दिक्कत होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिल जाती है। तो आपको पता हो गंगा की ये सारी सहायक नदी हैं। रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है, घग्गर भी गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी है। लेकिन वो कह रहा है कौन सी ऐसी सहायक नदी जो पटना के पास मिल जाती है गंगा से, सोन नदी से। तो ये गंडक नदी है। कौन सी? गंडक नदी। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आपको याद रखना, ये तीन जो चारों हैं ये गंगा की सहायक नदी है। अब ऑप्शन में देखिए, हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे, सिर्फ ऑप्शन नहीं कराएंगे, हम विस्तार से भी चर्चा करें। यानी कि आप अगर एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 3 से 4 जो है प्रश्नों की तैयारी हो जाए। तो इसलिए भी आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इसके साथ एसएससी एमटीएस का भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करा रहे हैं। अगर आप एमटीएस वाले हैं तो आप एमटीएस की प्लेलिस्ट में जाकर एमटीएस का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जिसे तो कोसी नदी, सबसे पहले कोसी नदी, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आपको पता हो कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कोसी नदी बिहार में आती है तो बहुत सारी तबाही मचाती है और बहुत सारा मर्दापर्दन करती है, जिससे जो घर होते हैं उजड़ जाते हैं। ये अपनी बाढ़ के लिए कुख्यात है तथा बार बार अपना मार्ग बदलती रहती है। तो इससे कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। या क्वेश्चन सीधा पूछ जाता है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर दूसरी घग्गर नदी, तो भारत में मानसून के मौसम में बहने वाली एक नदी है। तो यानी कि मानसून के मौसम में बहने वाली मात्र एक नदी घग्गर नदी है, ठीक है। अब ये चर्चा में थी क्योंकि यहाँ पे हरियाणा वगैरह में घग्गर नदी के कारण क्या बाढ़ ज़्यादा आ गई थी और डैम टूट गया था, इसके कारण ये चर्चा में थी, ठीक है। अगला है गंगा की एक सहायक नदी जो उत्तराखंड से निकलती है और प्रदेश में गंगा में मिल जाती है। तो ये रामगंगा भी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। और ये कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती हैं, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन थे तो हमने उनको देख लिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चक्रवर्ती तूफान के दौरान समुद्र तल में असमान वृद्धि के रूप में जाता है। तो में क्या जाना जाता है? कह रहा है कि अगर चक्रवात तूफान जो है समुद्र में आता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे तूफानी लहर के नाम से जानता है। किसके? तूफानी लहर, ठीक है। अब देखिए सुनामी क्या होता है। ये तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो। सुनामी क्या होता है? जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है तो सुनामी कहते हैं। समझा आपको? जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है उसे सुनामी कहा जाता है। जब हलचल होती है समुद्र के अंदर, पानी ऊपर उठता तो सुनामी है। लेकिन जब चक्रवात जो तूफान समुद्र में आता है तो उसे समुद्री लहर कहा जाता है। अगला क्या है हमारा, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है ये किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। किससे? संघ से संबंधित है। तो सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये पॉलिटी का देखिए क्वेश्चन है। हर प्रकार का क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में जो मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ सरकार के कुल कामकाज से जुड़े प्रावधान हैं। इनमें से ये बातें शामिल है। कौन कौन सी बातें शामिल है, इसलिए मैं आपको डिटेल में लाया हूँ कि आपके एक साथ 4 से 5 क्वेश्चनों की तैयारी हो सके। देखिए, संसद का स्वरूप, गठन, राज्यसभा और लोकसभा की संरचना। तो अगर आपसे पूछे कि संसद का स्वरूप या उसका गठन, लोकसभा की संरचना और राज्यसभा की संरचना, ये किस अनुच्छेद या किस भाग में आता है? तो भाग 5 में आता है, ठीक है। फिर संसद के सत्र, वेतन, भत्ते, ये सब 5 में आते हैं। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। इसके बाद उच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद की अवधि, कितना पद तक रहेगा? ये भाई कितना रहेगा?
ये सिर्फ भाग 5 में आता है, अनुच्छेद के भाग 5 में। ये आपको ये पता चल गया। अगला, ब्रिटिश भारत के वाइसराय के रूप में लॉर्ड वेलेल का उत्तराधिकारी कौन था? यानी कि जब लॉर्ड वेलेल गया था तो उसके बाद कौन आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको देखिए, पढ़ते हैं विस्तार से, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। लॉर्ड वेलेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसराय बने। लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को लॉर्ड वेलेल का स्थान लिया। तो ये कब आया था लॉर्ड माउंटबेटन? ये आया था 24 मार्च 1947 को। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसराय थे और स्वतंत्र भारत के पहले जनरल भी थे। ये लॉर्ड जो है वेलेल के बारे में कुछ अन्य जानकारी कौन कौन सी है? वे 1943 में भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल बने थे। तो लॉर्ड वेलेल पूछा जाए आपसे कब बने थे, भारत में कब इनको नियुक्त किया गया था? तो जून 1943 में इन्हें भारत के वाइसराय और गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब देखिए, जो हमारे पास विकल्प दिए हैं उनके बारे में देख लें। जैसे हमारे पास एक विकल्प दिया है लॉर्ड इरविन, मिंटो और लिलिंथिगो। तो इनके बारे में देख लेते हैं, ये है क्या। देखिए, हर एक चीज़ को हम आराम से डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले लॉर्ड इरविन के बारे में बात करेंगे, तो इन्होंने 1926 से 1931 तक भारत के वाइसराय के रूप में कार्य किया। इन्हें इरविन घोषणा और गोलमेज सम्मेलन के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। दूसरा, लॉर्ड मिंटो, इन्होंने 1905 से 1910 तक भारत के वाइसराय के रूप में काम किया, जो 1919 को मिंटो मार्लो सुधारों के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आता है लॉर्ड लिलिंथिगो, इन्होंने जो 1936 से 1943 तक भारत के वाइसराय के रूप में काम किया तथा द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभिक दौर में भारत की देखरेख की। तो ये थे हमारे ऑप्शन का विवरण। अगला प्रश्न कह रहा है वह कौन सा गुण है जो किसी चालक के इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करने से रोकता है? तो कौन सा ऐसा गुण है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध होगा। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हमारा इसका सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 50। कौन सा अनुच्छेद 50 है? डी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अनुच्छेद 70 क्या है? अनुच्छेद 70 कैसे संबंधित है? तो यह कुछ विषयों पर शक्ति बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद जो है 30 है, यह विधेयक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंध करने का अधिकार देता है। इसके बाद अनुच्छेद 90, यह भारत के संविधान के किसी विशिष्ट प्रावधान के अनुरूप नहीं है। व्याख्या में त्रुटि हो सकती है, संख्या में त्रुटि हो सकती है या इसकी गलत व्याख्या की जा सकती है। तो यह अनुच्छेद 90 है, ये संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वाइसराय कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के साथ जो भारत का प्रथम वाइसराय कौन थे, बहुत पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड इरविन, क्योंकि इरविन के समय ही गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो बी हमारा सही उत्तर होगा। और कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने हुए थे? 3। मैं आपको यहीं पर बताता चलूँ, 3 हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकंड हुआ था 1931 में और थर्ड हुआ था 1932 में। और जो सेकंड वाले में 1931 में ये गांधी जी शामिल हुए थे। तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए इसको विस्तार के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड इरविन था। यह सम्मेलन साल 1930 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। ये बहुत कि प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो इनका ही नाम याद कर लीजिएगा। लॉर्ड जो है विलिंगटन दूसरे गोलमेज सम्मेलन के साथ भारत के वाइसराय थे, ठीक है। तो दूसरे के कौन थे? तो लॉर्ड विलिंगटन थे, ठीक है, विलिंगटन थे। फिर चौथा हमारा अगला क्वेश्चन है नागार्जुनी की गुफाएं कहाँ स्थित है? नागार्जुनी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा कारण से होती है। वर्षा मतलब किस कारण से होती है? किस मानसून के कारण से होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। कौन सा होता है? उत्तर पूर्वी मानसून। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आपको पता होगा ये भारत का क्या है, भारत का नक्शा होता है ऐसा ऐसा, ठीक है।
और यहीं पर ही क्या है, यहीं पर तमिलनाडु है यहीं पर। तो ये उत्तर पूर्वी पड़ता है ना हमारा, ये उत्तर हो गया ऊपर, दक्षिण ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। तो बीच की जो लाइन होती है उत्तर पश्चिम से कहते हैं। तो इसी मानसून के कारण वहाँ पे क्या होता है, वर्षा होती है सर्दियों। अगला, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो भगवान जो महावीर राष्ट्रीय उद्यान है भारत के जो गोवा राज्य में स्थित है। सी हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? तो बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। अब ये तीनों जो नदियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के लिए, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करके चलेंगे। लेकिन आपको ये बताना बुडापेस्ट किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है बुडापेस्ट, ये आपको बताना है। अगला देखिए, डेब्नू नदी वोल्गा के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो आपसे पूछा जाए यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको वोल्गा नदी बताना है। इसके बाद दूसरी कौन सी है, डेब्नू नदी है, और किस यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, यह 10 देशों से होकर बहती है जो विश्व की किसी भी अन्य नदियों से अधिक है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, मैंने बता देना आपसे बुडापेस्ट किसकी राजधानी, हंगरी की राजधानी है, और डेब्नू नदी द्वारा विभाजित है, जो शहर को बुडा और पेस्ट में विभाजित करती है। तो दो शहरों को ये पेस्ट जो विभाजित कर देती है ये नदी। यह नदी इस क्षेत्र में परिवहन, वाणिज्य और पर्यटन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। किसके लिए, रूस के लिए ये महत्वपूर्ण जलमार्ग अपना निश्चित करती है। देखिए अगला है पो नदी। पो नदी क्या है, यह इटली की सबसे लंबी नदी है जो उत्तरी इटली से होकर पूर्व की ओर एड्रियाटिक सागर तक बहती है। इसके बाद वोल्गा नदी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो रूस की परिवहन प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण ही अपनी भूमिका निभाती है एक्सपोर्ट यानी कि इंपोर्ट में। इसके बाद आता डॉन नदी। तो डॉन रूस की प्रमुख नदियों में से एक है जो अजोब सागर में बहती है, ये आपको याद रखना है। अगला है भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। कौन सा लोकसभा, इसका हमारा सही उत्तर होगा बी, हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, जैसे REGP, कहीं REGP आ जाएगा तो इसको फुल फॉर्म याद रखिएगा। शुरू किया गया तो कब इसको शुरू किया गया था? तो ये 1995 में शुरू किया गया था। कब? 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीणों को क्या करना, रोजगार देना। तो देखिए थोड़ा सा डिटेल में देखें, 2 लाइन में इसको, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम REGP 1995 में शुरू किया गया था। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा लागू किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1947 में। 1947 में। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1947 में प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। इसका गठन जो है 19 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। समिति को संविधान का मसौदा तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, और इसी कार्यकाल को ये कहा जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इतना ही आपको याद रखना है। अब कब बनाई गई थी प्रारूप समिति? 1947 में, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, धमनियाँ। इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला हमसे कह रहा है गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो जो गौतम बुद्ध थे उन्हें महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, यानी कि मृत्यु हो जाना। तो उनको कुशीनगर में मृत्यु की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अब इससे संबंधित जो महात्मा बुद्ध से संबंधित जो स्थान है उनके बारे में थोड़ा सा एक पैनी दृष्टि हम लोग डाल लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सारनाथ। तो वह स्थान है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, फिर आता है सांची। यह स्थान 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो बौद्ध कला, वास्तुकला और प्रमुख स्मारक है। सांची के बोध गया। यह स्थान गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बोध गया कहलाता है, ये बिहार में है। अगला, भारत में मनाता रहा है जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के, यानी कि भारत कब राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है? थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। तो कब मनाता है भारत जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? कितने तारीख को मनाता है? तो ये मनाया जाता है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी,
ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उसमें क्या होता है, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह अधिनियम कब आया था, तो 1986 में यह अधिनियम आया था। ठीक है, अब उपभोक्ता के कितने नियम होते, यानी कि कौन कौन से अधिकार होते हैं उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले तो सुरक्षा का अधिकार, यानी कि कोई चीज़ है, कोई कंपनी बनाए तो सबसे पहले उपभोक्ताओं को सुरक्षा, जैसे गैस सिलेंडर है तो गैस सिलेंडर फटे नहीं, सुरक्षा का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार, यानी कि आप किसी दुकान में जा रहे हैं तो आप उससे संबंधित प्रोडक्ट से, उत्पाद से पूर्ण सूचना पा सकते हैं और कंपनी को उसके साथ पूरा बाकायदा एक डायरी, लेबल सब कुछ देना होगा जिसमें सूचना लिखी होगी। चुनने का अधिकार, यानी कितने सारे जो कंपटीशन चल रहा है बाजार में तो आपको अपना प्रोडक्ट चुनने का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार, उनके अगर हितों का क्या होता है, उन्मूलन होता है तो उनको सुनवाई होगी। निवारण पाने का अधिकार, अगर उनके साथ गलत हो तो उनका निवारण किया जाएगा। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, और क्या है वो शिक्षा से पूरा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तो ये थे उपभोक्ता के 6 प्रमुख अधिकार जो 24 को मनाया जाता है 1983 का नियम। अगला है, लोकसभा का सभापति कौन होता है। लोकसभा का जो सभापति कौन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा का सभापति होता है। बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाए। अगला है, भारतीय खाद्य FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्न को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हमारा सुरक्षित भंडार कहा जाता है। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने किया था, तो ये गांधी जी ने किया था। मैंने आपको बताया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और गांधी जी इसमें क्या करने गए थे, भाग लेने गए थे। अगर आपसे पूछा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था, तो BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में लिए गए थे ये भाग लेने। ठीक है, अगला देखिए, महात्मा गांधी 1931 में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व थे। यह सम्मेलन लंदन में आयोजित 3 बैठकों की श्रृंखला में थी। यह भारत में संवैधानिक सुधार प्रक्रिया का हिस्सा था। तो ये ठीक है, आपको समझ में आ गया, गांधी जी दूसरे उसमें गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला कह रहा है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा, तो ब्राज़ील है। क्या है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर सबसे बड़ा जो जनसंख्या की दृष्टि से देश कौन सा है, ये ब्राज़ील है। अगला है, भारत के किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी। कितनी, 35 वर्ष होगी। डी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा एकदम सही उत्तर होगा, आप लोगों को याद रखना है, डी यहाँ से एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अभी किसने उल्लेख किया गया है कि भारत में एक राज्यपाल होगा, भारत के हर एक राज्यों में राज्यपाल होगा। तो ये भारत के राज्यपाल का पद जो है भारत में 1950 में बनाया गया था। कब, 1950 में बनाया गया था। 1950 के पहले राज्यपाल नहीं थे। ठीक है, और ये जो राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं 1953 से 1967 में ये हैं अनुच्छेद। ठीक है, और राष्ट्रपति का अगर आपको याद करना हो तो राष्ट्रपति के जो 53 से 62 ये मैं ऑलरेडी उसमें बता चुका हूँ ट्रिक में, तो आप लोग याद कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। किसकी थी, उत्तर प्रदेश की। अब भारत की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, अगला है विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा ये निर्मित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, अशोक के द्वारा निर्मित किया था। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्ट है, तो जिम्नास्ट का संबंध किससे है, तो दीपा कर्माकर से जिम्नास्ट का संबंध, ए हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है समुद्री गाय या डुगोन निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी हमारा सही उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 1929 में कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया, तो कहाँ किस अधिवेशन में ये स्वीकार किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया था। ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो भारत के संविधान के जो मुख्य वास्तुकार थे BR अम्बेडकर थे। ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, जो रेड शब्द है किस खेल से संबंधित है, ये कबड्डी से संबंधित है। किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? जिसे ताइफू कहा जाता है। तो किस देश में ताइफू कहा जाता है? तो जापान में कहा जाता है। कहाँ? जापान में कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जो समाचार पत्र है केसरी जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया था। बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी, इसका सही उत्तर पीयूष ग्रंथि जो है इस स्रावित करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया था? ये 2019 का पेपर है, 2019 में किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। किसको? BN राव को नियुक्त किया गया था। बी, ठीक है, सॉरी BN राव। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा BN राव। और इस बार अब 2023 में देख लीजिएगा, प्रेजेंट में 2024 में कौन है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप देख लीजिएगा। हो सकता है इसकी जगह आपको अभी का पूछ लिया जाए। अगला है कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा वायवीय श्वसन, इसका एकदम ए ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय विज्ञान से संबंधित है आर्यभट्टीय पुस्तक। ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जनरेटर कार्य करता है। तो ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? तो कब बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु ऑक्साइड बनता है। ये हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में आयोजित किया गया था। तो कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया था लंदन में आयोजित किया था। कहाँ? लंदन में आयोजित किया गया था। करंट अफेयर में 9 महीने की, पिछले 8 महीने की पार्ट वाइज आपको करा चुका हूँ। नहीं देखा आप तो लोग जाके मेरा चैनल विजिट करके देख लीजिए, बहुत ही आसान भाषा मैंने समझा दिया उसको। ठीक है। अगला है 18वें एशियाई खेल 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समग्र चैंपियन था? तो कौन सा देश समग्र चैंपियन था? तो ये था, कौन सा देश था? तो चीन था। कौन सा देश था? चीन था। इसका बी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसका सही उत्तर होगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 में रैंकिंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतिम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुरुंडी। इसका सही उत्तर होगा बुरुंडी, इसका बी हमारा एकदम से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को कौन सा क्रम जो है कौन व्यवस्थित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिमित्री इनबजोर मेंडेलीव। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? तो उनका गुणनफल क्या है? तो ये उसका गुणनफल है संवेग, उसका गुणनफल है। ये हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किसने प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किया था? तो प्रारूप समिति के समूह ने एक नया शब्द दिया था प्रवाह समिति। तो ऐसा किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा किया था नसीरुद्दीन अहमद ने। बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला है कौन सा अम्ल सामान्यतया एसिटिक अम्ल कहलाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह में से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनाइड एसिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला करा पहाड़ी क्षेत्र का विकास कार्यक्रम शुरू किए गए किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो पहाड़ी कार्यक्रम शुरू किया गया था, पंचम पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि उससे संबंधित थी, उद्योग से संबंधित थी। पहली कृषि पंचवर्षीय योजना जो है कृषि से संबंधित थी। तीसरी जो है पंचवर्षीय योजना कृषि तथा उद्योग दोनों संबंधित थी। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है पहाड़ी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम से संबंधित थी। ठीक है। अगला प्रश्न करलोद जलप्रपात किस राज्य में स्थित है?
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा झारखंड। इसका झारखंड में स्थित है लोध जलप्रपात। अगला है 2018 में फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा पहली बार फीफा पुरुष किसने जीता? तो पहली बार जो फीफा पुरुष है किसने जीता? तो जो फीफा कप था पहली बार ये क्रोएशिया ने जीता 2018 में। ठीक है, डी हमारा एकदम सही उत्तर हो। अगला है आकाशगंगा के अंदर धूल और गैस के बादल को क्या कहा जाता है? तो किसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है नेबुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। सी हमारा इसका सही उत्तर होगा। और ये आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन से संबंधित है? यानी कौन सा अनुच्छेद है? अगर नए राज्य का गठन करना है या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनके क्षेत्रों को बदलना है, तो कौन इससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा अनुच्छेद 3। किससे? अनुच्छेद 3 हमारा इसका सही उत्तर होगा। 3A नंबर हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से जो 50 क्वेश्चन थे GK GS के, जो RPF 2019 का पेपर है, 2 फरवरी का पेपर है, तो ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर पूरा करवा दिया। इसके साथ में अभी आपको दूसरा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, दूसरा पेपर प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। जैसे मैं अपलोड करूँगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक ले जय हिंद।